पटना का इतिहास। लोक कथाओं के अनुसार राजा पत्रक को पटना का जनक कहा जाता है, जिसने अपनी रानी पाटली के लिए जादू से इस नगर का निर्माण किया। इसी कारण नगर का नाम पाटलिग्राम पड़ा। पाटलिपुत्र नाम भी इसी के कारण पड़ा। संस्कृत में पुत्र का अर्थ पुत्र या बेटा तथा ग्राम का अर्थ गांव होता है। पुरातात्विक अनुसंधानों के अनुसार पटना का इतिहास 490 BC से होता है, जब हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह से बदलकर यहां स्थापित की, क्योंकि वैशाली के लिच्छवियों से संघर्ष में उपयुक्त होने के कारण पाटलिपुत्र राजगृह की अपेक्षा सामरिक दृष्टि से अधिक रणनीतिक स्थान पर था। उसने गंगा के किनारे ये स्थान चुना और अपना दुर्ग स्थापित कर लिया। एक उस समय से ही इस नगर का लगातार इतिहास रहा है। ऐसा गौरव दुनिया के बहुत कम नगरों को हासिल है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध अपने अंतिम दिनों में यहाँ से गुजरे थे। उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि नगर का भविष्य उज्जवल होगा, पर कभी बाढ़, आग या आपसी संघर्ष के कारण ये बर्बाद हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के उत्कर्ष के बाद पाटलिपुत्र सत्ता का केंद्र बन गया। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बंगाल की खाड़ी से अफगानिस्तान तक फैल गया था। शुरुआती पाटलिपुत्र लकड़ियों से बना था, पर सम्राट अशोक ने नगर को शिलाओं की संरचना में तब्दील किया। चीन के पाहियान ने, जो कि सन 399-414 तक भारत यात्रा पर था, अपने यात्रा वृतांत में यहाँ के शहर संरचनाओं का जीवंत वर्णन किया है। मेगास्थनीज, जो कि एक यूनानी इतिहासकार और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत के नाते आया था, ने पाटलिपुत्र नगर का प्रथम लिखित विवरण दिया। ज्ञान की खोज में बाद में कई चीनी यात्री यहाँ आए और उन्होंने भी यहाँ के बारे में अपने यात्रा वृतांतों में लिखा है। इसके पश्चात नगर पर कई राजवंशों का राज रहा। इन राजाओं ने यहीं से भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। गुप्त वंश के शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, पर इसके बाद नगर को वह गैरों नहीं मिल पाया जो एक समय मौर्य वंश के समय प्राप्त था। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पटना का भविष्य काफी अनिश्चित रहा। 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अपना आधिपत्य जमा लिया और कई आध्यात्मिक प्रतिष्ठानों को ध्वस्त कर डाला। पटना देश का सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र नहीं रहा। मुगल काल में दिल्ली के सत्ताधारियों ने यहाँ अपना नियंत्रण बनाए रखा। इस काल में सबसे उत्कृष्ट समय तब आया जब शेरशाह सूरी ने नगर को पुनर्जीवित करने की कोशिश की। उसने गंगा के तीर पर एक किला बनाने की सोची। उसका बनाया कोई दुर्ग तो अभी नहीं है, पर अफगान शैली में बना एक मस्जिद अभी भी है। मुगल बादशाह अकबर 1574 में अफगान सरगना दाऊद खान को कुचलने पटना आया। अकबर के राज्य सचिव एवं आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल ने इस जगह को कागज, पत्थर तथा शीशे का संपन्न औद्योगिक केंद्र के रूप में वर्णित किया है। पटना राइस के नाम से यूरोप में प्रसिद्ध चावल के विभिन्न नस्लों की गुणवत्ता का उल्लेख भी इन विवरणों में मिलता है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने प्रिय पोते मोहम्मद अजीम के अनुरोध पर 1704 में शहर का नाम अजीमाबाद कर दिया। अजीम उस समय पटना का सूबेदार था, पर इस कालखंड में नाम के अतिरिक्त पटना में कुछ विशेष बदलाव नहीं आया। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही पटना बंगाल के नवाबों के शासनाधीन हो गया, जिन्होंने इस क्षेत्र पर भारी कर लगाया, पर इसे वाणिज्यिक केंद्र बने रहने की छूट दी। 17वीं शताब्दी में पटना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बन गया। अंग्रेजों ने 1620 में यहाँ रेशम तथा कैलिको के व्यापार के लिए यहाँ फैक्ट्री खोली। जल्द ही यह सॉल्टपीटर पोटेशियम नाइट्रेट के व्यापार का केंद्र बन गया, जिसके कारण फ्रेंच और डच लोग से प्रतिस्पर्धा तेज हुई। बक्सर के निर्णायक युद्ध के बाद नगर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन चला गया और वाणिज्य का केंद्र बना रहा। 1912 में बंगाल के विभाजन के बाद